क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लास 4 3 क्लासेस कवर हो चुकी है, राइट। 3 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा, कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है और क्या क्या सोर्सेज होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। जो प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट करा जाता है दैट इज प्राइमरी डाटा, और एक्सटर्नल सोर्सेज के पास भी हमारे पास थे। और प्राइमरी डाटा को हमें कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स, जो 6 मेथड्स थे वो हमने 3-3 करके 2 क्लासेस में कवर किया था, राइट। सो आज का जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट, दैट इज सम टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन की, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जब भी हम कोई इंक्वायरी बिठाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस पर बेस्ड होती है, सारी डाटा कलेक्शन के ऊपर, राइट। सो आपके लिए जो भी इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन जो भी आप कंडक्ट कर रहे हो वो 2 तरह के बेस पर होती है। या तो आप पूरी पॉपुलेशन के अंदर करो, मतलब पूरी पॉपुलेशन को आप काउंट करो उस इंक्वायरी में, या फिर उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आप लो। समझ आ रहा है। सो सर्वे जो आप कंडक्ट करते हो, जो अब मैंने आपको कहा, जो आप डाटा कलेक्ट करते हो, जो आप सर्वे कंडक्ट करते हो, आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, एक सेंसस मेथड और एक सैंपलिंग मेथड। देखिए सेंसस मेथड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें पूरी होल पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। हमारे पास जो सिलेबस में है दैट इज ओनली सैंपल मेथड, राइट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिए यहां पे, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। क्या लिख रहे हैं हम? सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। हम सिर्फ सैंपलिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन की, बिकॉज सेंसस मेथड सिलेबस में नहीं है। ओके, सो सैंपलिंग मेथड, हेडिंग डालिए सैंपलिंग मेथड। अच्छा, लिखना चाहो तो पहले आप उसमें लिख सकते हो, लिखवा देता हूं मैं उसमें। लिखिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट फील्ड ऑफ इंक्वायरी, राइट। जो भी आपकी फील्ड है उसमें से आप जो डाटा कलेक्ट करते हो उसी पे बेस्ड होती है आपकी सारी पूरी इन्वेस्टिगेशन। डन। ओके, आगे लिखिए, एन इंक्वायरी इज टू बी डिटरमाइंड as to whether the investigation is to take account of whole population or only a part of it, right। whole population के आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सेंसस मेथड, जो कि सिलेबस में नहीं है, और पार्ट ऑफ इट में आप लिखोगे यहां पे क्या, दैट इज सैंपलिंग मेथड, जो हम पढ़ेंगे। ओके ओके, चलिए लिखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग डालिए। अब सैंपलिंग मेथड लिखिए, इसमें क्या लिखवा रहा हूं मैं डेफिनेशन, व्हेन ओनली some representative items of a population are selected। जब पूरी पॉपुलेशन में से मैं कुछ आइटम्स को क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, राइट। एंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज आइटम्स आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस। जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया है उन पॉपुलेशन में से, आइटम में से, उसी आइटम्स को मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा और अपना रिजल्ट निकालूंगा। दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग मेथड। डन। तो इसका मतलब जो सैंपल है वो क्या है, इट इज अ पार्ट, एक हिस्सा है किसका, पॉपुलेशन का, यूनिवर्स का, राइट। सो जो मेरा पहला टास्क रहेगा वो यहां पर क्या रहने वाला है, पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना। जब तक आप पॉपुलेशन ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे उसमें से एक हिस्सा कैसे निकालोगे, राइट। सो एक बार जब आपकी पॉपुलेशन आइडेंटिफाई हो गई उसके बाद आपका सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, एक जो गुड सैंपल होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन से छोटा होता है। पॉपुलेशन बड़ी होगी क्योंकि उसी में से हमने एक सैंपल निकाला है जो कि एक बेटर सैंपल हो सकता है, और वो आपको एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन दे देगा जो कि एक्यूरेट हो सकती है पूरी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे, बिकॉज आपने सारी पॉपुलेशन को तो स्टडी किया नहीं, आपने तो सिर्फ उसमें से क्या लिया, एक पार्ट लिया। जब आप एक पार्ट लेते हो तो आपका टाइम और आपकी कॉस्ट दोनों क्या लगते हैं, कम लगते हैं, राइट। और उसी के बेस पे आप क्या करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी पूरी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आप क्या कर लेते हो, उसको एस्टिमेट कर लेते हो कि बाकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी ऐसा ही रहेगा और वो एक्यूरेट हो सकती है। डन। ओके सर, कुछ एग्जांपल अगर देना चाहो तो ले सकते हैं। लेट्स सपोज 5000 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, राइट। और आप क्या करना चाहते हो, उनकी एक इंक्वायरी बिठाना चाहते हो कि जो स्कूल में 5000 बच्चे हैं उनका कितना खर्चा हो जाता है। अब जो इन्वेस्टिगेटर है, लेट इट बी अ प्रिंसिपल है अगर वो स्कूल का, वो क्या करेगा, वो 500 बच्चों का सैंपल ले लेगा, राइट।
और 500 बच्चों को भी जितना भी खर्चा हो रहा होगा वो क्या इमेजिन कर लेगा कि बाकी 4500 पे भी उतना ही हो रहा है, मतलब टोटल 5000 के अकॉर्डिंग वो एविडेंस पे एज अ रिकॉर्ड रख लेगा। मतलब उसने फिर 500 स्टूडेंट्स को ही क्या किया, स्टडी किया, उसको एनालाइज किया, और जो रिकॉर्ड रखा एविडेंस का वो किसके लिए रखा, पूरी होल पॉपुलेशन के लिए रखा, 5000 स्टूडेंट्स के लिए। एक बात ध्यान रखना यहां पे, जो मैं बार बार पॉपुलेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन या फिर मैं कहूं यूनिवर्स जो टर्म यूज होती है, वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हर आइटम, या फिर मैं खुद पीपल की भी बात कर सकता हूं, मतलब वो कोई भी थिंग भी हो सकती है, वो कोई पीपल भी हो सकती है, उन सब इंडिविजुअल आइटम्स और पीपल्स का एग्रीगेट सम, दैट इज द पॉपुलेशन। अगर उन सब थिंग्स को और उन सब लोगों को अगर मैं मिला दूं, जिनको मैं क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं एज अ पार्ट ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन, ध्यान रखना ये आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होने चाहिए, हिस्सा होने चाहिए। अगर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में काउंट नहीं होते हैं स्टडी में, उनको आपको पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं मानना। जैसे कि मेरे एग्जांपल में मैं स्कूल के खर्चे की देख रहा था, मंथली एक्सपेंडिचर स्कूल के बच्चों का कितना बैठता है, तो स्कूल के बच्चों में कितने बच्चे थे, 5000 स्टूडेंट्स है स्कूल में, तो सिर्फ पॉपुलेशन जो हुई वो सिर्फ 5000 हुई। मैं ये नहीं कि पूरे दिल्ली में या पूरे इंडिया में कितने बच्चे मैं उनका देखूंगा, नो, दैट्स नॉट अ पॉपुलेशन। वो मेरे लिए यूनिवर्स में काउंट या पॉपुलेशन में काउंट नहीं होंगे, राइट। सो हर वो थिंग्स, इसलिए मैंने क्या बोला, अगर आप किसी थिंग से रिलेटेड भी सर्वे कर रहे हो तो वो थिंग्स भी काउंट हो जाएगी, हर इंडिविजुअल थिंग्स और हर इंडिविजुअल पीपल जो आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का क्या बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, वो ही पॉपुलेशन को काउंट करेंगे। ओके चलिए, तो जो भी मैंने आपको समझाया थोड़ा बहुत मैं आपको उसमें लिखवा भी देता हूं। लिखिए, आपने डेफिनेशन लिख ली सैंपलिंग मेथड की। ओके, डेफिनेशन के बाद आप लिखिए इसमें, अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन, राइट। द फर्स्ट टास्क इन सेलेक्टिंग अ सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। पहला टास्क आपका क्या रहेगा, पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना। ओके चलिए आगे लिखिए, क्या लिखा आपने, द फर्स्ट टास्क इज सेलेक्टिंग अ सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। आगे क्या लिख रहे हैं इसमें, एज इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना। ओके नेक्स्ट लिखिए, अ गुड सैंपल इज जनरली स्मॉलर देन द population and is capable of providing reasonable accurate information about the population at a much lower cost and shorter time. Okay right, आपको कम कॉस्ट पे और कम टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट पॉपुलेशन। ओके, एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, an investigator is interested in conducting an inquiry into monthly expenditure in a school comprising of total of 5000 students. The investigator may take a sample, bracket में लिखना चाहो लिख लेना, is like 500 students to record the evidence of whole population of 5000 students. Okay, आप इन्वेस्टिगेटर अगर इंटरेस्टेड हुआ कि हाँ उसको 5000 बच्चों का चाहिए, कितना मंथली खर्चा हो रहा है, तो वो सिर्फ 500 बच्चों को स्टडी करेगा और उसको एज अ रिकॉर्ड रख लेगा, सबूत मान के कि हाँ बाकी जितने भी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 5000 उनका इतना खर्चा हो रहा होगा। ओके अच्छा, तो पॉपुलेशन की भी डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग डालो पॉपुलेशन। इन द फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ individual items, comma whether composed of people or things, वो items में कोई भी आ सकते हैं, लोग भी आ सकते हैं, things भी आ सकते हैं, which are subjected to a statistical investigation। ध्यान रखना वो statistical investigation से related होना चाहिए। ओके डन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं इसके कुछ मेथड्स होते होंगे, राइट, सैंपल को कलेक्ट करने के। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट 2, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो लिख सकते हो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग में कुछ मेथड्स आते हैं, बहुत सारे वेज हैं सैंपल को कलेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन में से।
वो क्या क्या मेथड्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये चार्ट क्या शो कर रहा है, देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, राइट। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दो तरह की होती हैं आपके पास, एक रैंडम सैंपलिंग और एक नॉन रैंडम सैंपलिंग, राइट। अगेन रैंडम सैंपलिंग को मैंने आगे बाइफरकेट किया है दो पार्ट्स में। एक आपकी है सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड देन अदर इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। ओके, सिंपल वाले तो सिंपल है, जो रिस्ट्रिक्टेड है अगेन उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? रिस्ट्रिक्टेड को आगे बांटा है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, देन सिस्टमैटिक सैंपलिंग, राइट, उसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग एंड देन आफ्टर दैट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ओके, तो ये चार हो गए। मतलब आपने मेन जो पहले पढ़ना है रैंडम सैंपलिंग पढ़ना है, रैंडम में आपने सिंपल और कौन सी पढ़नी है, रिस्ट्रिक्टेड वाली। रिस्ट्रिक्टेड में फिर हम जो चार पार्ट्स आते हैं उसके चार तरह की सैंपलिंग आती है रिस्ट्रिक्टेड में, वो हम पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग की। नॉन रैंडम सैंपलिंग में सिर्फ तीन तरह की आती हैं आपकी। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज जजमेंट सैंपलिंग, राइट, जजमेंट सैंपलिंग हो गई। एंड सेकंड वन इज दैट इज योर कोटा सैंपलिंग एंड लास्ट थर्ड वन इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। सो ये तीन तरह की सैंपलिंग हमें नॉन रैंडम के अंदर पढ़नी है। तो टोटल कितनी पढ़नी है हमने, तीन ये हो गई, चार इधर की होगी और एक सिंपल वाली। टोटल 8 टाइप्स की आपको सैंपलिंग हमें स्टडी करनी है। 8 मेथड्स हैं हमारे पास सैंपल को कलेक्ट करने के लिए आउट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, चलिए तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट 3 रैंडम सैंपलिंग। देखिए रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, नाम खुद ब खुद बता रहा है रैंडम। रैंडम का मतलब अगर आप क्लेमैन से पूछेंगे, नॉर्मली मैं अगर आपसे पूछता हूं जिसने ना पढ़ रखा हो रैंडम सैंपलिंग, बच्चों रैंडम का मतलब क्या होता है? सर रैंडम मतलब ऐसे ही रैंडमली उठा लिया हमने। तो ये मेथड वही है और कुछ नहीं है। मतलब इस मेथड में हर आइटम को क्या किया जाएगा, ऐसे ही बाय चांस चूज कर लिया जाएगा। सो इसका मतलब हर आइटम के पास क्या है, इक्वल चांस है आने का, सेलेक्ट होने का, राइट। बिकॉज यहां पे रैंडमली उठाया जा रहा है, अंदाजे से उठाया जा रहा है। तो जो सिलेक्शन किया जाएगा आइटम्स का वो इंडिपेंडेंट होगा उस पर्सन से जो कि इसकी स्टडी कर रहा है, राइट। उसका कोई लेना देना नहीं है, प्रोबेबिलिटी का चांस की बात है, आ गया आ गया, नहीं आया नहीं आया। मतलब यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता रैंडम सैंपलिंग के अंदर, राइट। सो रैंडम सैंपलिंग जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट मेजरमेंट देखा जाता है जब हम एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अंदर दो तरह के जब मेथड्स आते हैं, एक आपका जो मैंने बताया दैट इज सिंपल वन एंड सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्टेड। सो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिखिए रैंडम सैंपलिंग की। लिखिए रैंडम सैंपलिंग मेथड रेफर्स अ मेथड इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, राइट, हैज अ नोन चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर द सैंपल, राइट। सो हर किसी के पास क्या है, इक्वल चांस है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। ओके, आगे लिखिए, द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी, हैंस देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन रैंडम सैंपलिंग, राइट। ओके, आगे लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या लिखा लास्ट में हमने, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। डन। ओके, चलिए अब दो मेथड्स हैं, ये भी लिख सकते हो। देयर आर टू मेथड्स अंडर रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड सेकंड वन इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। वन बाय वन इनको अब हम स्टडी करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट 4 हेडिंग डालिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। देखिए ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। जो सेकंड वाली है उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, वो क्या है वो देखेंगे। सो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको आप अनरिस्ट्रिक्टेड भी कह सकते हो। तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, राइट। जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है इसमें क्या होता है, हर आइटम, जितनी पॉपुलेशन की आइटम है उसके पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, इक्वल चांस, राइट। इक्वल चांस कैसे, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि ये वाले ग्रुप को स्टडी नहीं किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे सबको स्टडी किया जा रहा है, बाय चांस की बात है आप सेलेक्ट हो गए। मतलब फेवर नहीं कर रहा वो किसी पर्टिकुलर आइटम को कि मैं तो इसको लूंगा इसको नहीं लूंगा।
सो इस मेथड के अंदर जो सैंपल सेलेक्ट किया जा रहा है, आपके पास दो मेथड्स होते हैं, आप उससे बहुत ही अवेयर हो। फर्स्ट वन इज लॉटरी मेथड। नाम सुनते याद आ गया कि इसमें क्या होता है, ये सिंपलेस्ट मेथड है रैंडम सैंपलिंग का। उसमें भी तो यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, जितनी भी पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हो उनको आपने नंबरिंग दे दी, राइट। नंबरिंग दे दी, अलग अलग स्लिप पे नंबर कर दिया उनको, और आपने क्या किया, ध्यान रखना जो स्लिप होती है वो कैसी होती है, साइज और शेप की बिल्कुल सेम होती है, राइट। उस स्लिप पे नंबरिंग कर देते हो, उन नंबरिंग को फोल्ड करते हो स्लिप्स को और बाउल में डाल देते हो। फोल्ड करने के बाद जैसे आप बाउल में डालते हो उसके बाद मिक्स किया थोरली। जिसको सेलेक्ट करना होता है एक पर्सन को बुलाया जाता है, उसके आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड बांधते हैं, राइट। ब्लाइंड फोल्ड करते हैं उसको ताकि बायसनेस ना हो, कोई ऐसा देख ना पाए अगर बाई चांस स्लिप में कुछ निशानी वगैरह लगा रखी है तो, वैसा तो होता नहीं। तो फिर उससे कहा जाता है कि आप क्या करो, उस बाउल में से एक स्लिप निकाल लो या फिर 5 स्लिप 1 बाय 1 करके निकालो, जितने भी सेलेक्ट करने। सो इस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ, हर स्लिप के पास इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि हां उसका नाम उसका नंबर आ सकता है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में लॉटरी ड्रॉ की जाती है डीडीए के द्वारा। डीडीए फ्लैट्स होते हैं, आपको पता होगा, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए जाते हैं घर। सो वहां पे भी यही होता है, जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं उनको नंबर दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो क्या करते हैं फिर लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी में बाउल में डाल देते हैं, हाँ जी नंबर दे दिया, ये नंबर है, इसको ये इतना फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा, राइट। अब ये तो हो गया आपका लॉटरी मेथड। इसके अलावा एक और मेथड होता है, बिकॉज लॉटरी मेथड जो होता है आपका वो इनकन्वीनियंट हो जाता है और साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, राइट। इजी नहीं है उसको करना, इट्स नॉट इजी दैट काइंड ऑफ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुई, सबको नंबरिंग करना, स्लिप बनाना, डालना, फिर सेलेक्ट करना 1 बाय 1, बहुत ज्यादा रिस्क वाली बात है, राइट, टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है, नॉट अबाउट रिस्क। ओके, सो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहां पे रैंडम नंबर टेबल्स बनाते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा जो आता है दैट इज अ रैंडम नंबर टेबल। वहां पे रैंडम नंबर टेबल के अकॉर्डिंग सिलेक्शन की जाती है। सर ये क्या होता है रैंडम नंबर टेबल? ये वो टेबल है जहां पे जनरली डिजिट्स को क्या किया गया है, फटाफट स्क्रैम्बल करके फटाफट उनको एक अरेंज कर दिया गया है। बट आपके पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं। लेट्स सपोज आपको 5000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 12 बच्चों को सेलेक्ट करना है, राइट। सो 12 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, आपने सब स्टूडेंट्स को नंबरिंग दे दी कि ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका 2000, ये 1000, ये ऐसे ही समथिंग सबको नंबरिंग दे दी। उसके बाद रैंडमली मैंने नंबर अरेंज कर दिए। मैंने बोल दिया 3222, कौन सा बंदा है वो खड़ा हो जाए, सेलेक्ट हो गया। मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया चलो 4576 खड़ा हो जाए, खड़ा हो गया। सो रैंडमली एक टेबल हमने क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिजिट्स को अरेंज कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड रैंडम नंबर टेबल। और वहां पे हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, चांस है यहाँ पे भी इक्वल सबका आने का, राइट। ओके, सो अब यहां पर देखते हैं, हमने जो पढ़े उसको 1 बाय 1 लिखते हैं और साथ साथ थोड़ा सा और भी समझ लेंगे, अगर समझ आओ, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट। लिखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ब्रैकेट में क्या लिखा, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। क्या लिख रहे हैं इसके अंदर, अ सिंपल रैंडम सैंपल इज वन इन विच एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन has an equal chance of being selected, has an equal chance of being selected. Okay, आगे और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, this method of selection shall not favor one item or another, right? ये जो आपका मेथड है किसी एक आइटम को तो फेवर नहीं करता। ओके, इट कवर्स 2 मेथड्स। फर्स्ट लिखिए लॉटरी मेथड, इसके अंदर लिखिए दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल। क्या क्या स्टेप्स है, इट कंसिस्ट फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ all the items of population are numbered or named on separate slips of paper of identical size and shape। ये ध्यान रखना, पेपर का साइज और शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप, these slips are then folded and placed in a bowl and mixed thoroughly. Okay, that bowl can be a pot or a drum, whatever it is. Okay, और क्या लिख सकते हैं इसमें, सी लिखिए, a blindfolded or unbiased person is asked to select a slip from the bowl.
In this circumstances, each slip has equal probability of being drawn. Okay, right? चलिए, so ये मेथड बहुत पॉपुलर हुआ था डीडीए में, मैंने आपको बताया था. एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एग्जांपल के लिए लिख लो. इट इज वेरी पॉपुलर मेथड इन लॉटरी ड्रॉन कंडक्टेड बाय डीडीए फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउसेस. ओके, चलिए. ओके, चलिए और आगे चलते हैं. और सर इसका एक और आता है एग्जांपल, लाइक अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रही है तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आपके पास ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए. चलो स्लिप बनाओ, सब टॉपिक्स का नाम लिखो और एक बाउल में डाल दो, सेलेक्ट कर लो, जो आएगा वो टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे. सो वो भी हो सकता है, सिंपल मेथड है लॉटरी में, और कुछ नहीं. ठीक है. और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन. ओके, सेकंड मेथड हेडिंग डालिए, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल. यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल. ओके, आप इस पे कब जंप करोगे? जब पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, बिकॉज जब बहुत ज्यादा लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है तो वहां पे लॉटरी मेथड जो होता है थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. लिखिए, द लॉटरी मेथड बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट एंड टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ large size of population. In such situations, random selection of the sample can be made by the use of random number tables, right? Okay, and random number tables होते क्या है? लिखिए, random number tables is simply a table of numbers generated by scrambling the digits 0, 1, 2, ... 9 in a random manner. आप क्या करते हो, फटाफट उनको अरेंज कर देते हो डिजिट्स को और सेलेक्ट कर लेते हो नंबर्स को, राइट? तो वो बन जाता है आपका यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल. ओके, तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास सिंपल के अंदर. ओके, अब कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी स्टडी करते हैं इसके अंदर. तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, मेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. पहली मेरिट क्या निकल के आ रही है आपके सामने? सर इसमें बायसनेस नहीं है, बिकॉज हर आइटम जो है पॉपुलेशन की उसके पास इक्वल चांसेस सेलेक्ट होने का. सो जो सिलेक्शन होगी वो बायसनेस से बिल्कुल फ्री होगी, राइट? वेरी गुड. और सर चांस पर बेस्ड है, बिकॉज आप रेंडमली कर रहे हो तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं वो लग सकते हैं. एक्यूरेसी को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, असेस कर सकते हो इजीली, बिकॉज यहां पे जो पॉसिबल है एस्टिमेट करना एरर्स को, वो बहुत इजी है, राइट? आप एरर्स जो भी गलती अगर होती हैं तो आप उनको असेस भी कर सकते हो, मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी आपको इसके अंदर. सो लिखते हैं वन बाय वन. लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो पर्सनल बायस. लिखिए, इसमें क्या लिख रहे हैं? एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. So, selection of various items in the sample remain free from personal bias of the investigator. Investigator bias नहीं हो सकता. Okay, second क्या बताया था? Probability पर based है, तो लिखिए second based on probability. Due to random character of the sample, the rules of probability are applicable. Okay, done. और क्या हो सकता है इसके अलावा? बताया था एक्यूरेसी वाला, राइट? लिखिए एक्यूरेसी. थर्ड, एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड. लिखिए, इसमें क्या लिख रहे हैं? द एनालिस्ट कैन इजली असेस द एक्यूरेसी. जो भी स्टडी कर रहा है, जो भी एनालाइज कर रहा है, वो इजली असेस कर सकता है ऑफ दिस एस्टिमेट, सिंस इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द साइज ऑफ सैंपलिंग एरर्स इन द रिजल्ट्स. बिकॉज कुछ सैंपलिंग एरर्स होती हैं, वो आगे आप पढ़ोगे कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स होती है. जब भी हम सैम्पलिंग मेथड्स करते हैं तो कुछ सैम्पलिंग एरर्स होती हैं, और जब हम नॉन सैम्पलिंग मेथड को सेलेक्ट करते हैं तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी आती हैं उसके अंदर. ओके, चलिए. सो आप क्या कर सकते हो? एस्टिमेट, आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या सैम्पलिंग एरर्स हो सकती है इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम अ रैंडम सैंपल. ओके, चलिए. एक और भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. आप क्या कर सकते हो? एक पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंट आप उसको कर सकते हो कि हाँ हमने ये सिलेक्शन कर लिया, अब यही पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यही शो करेगा, राइट? चलिए. ओके,
अब कुछ डीमेरिट्स लिखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। फर्स्ट हेडिंग डालिए, डीमेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। पहली डीमेरिट क्या हो सकती है? अगर सैम्पलिंग जो आप कर रहे हो पॉपुलेशन की, वो पॉपुलेशन बहुत ही स्मॉल है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, बिकॉज सैम्पलिंग मेथड वहीं किया जाता है जहां पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी हो, लार्ज हो, तभी तो आप सैंपल निकालोगे और रिप्रेजेंट कर लोगे एज अ पॉपुलेशन। बट अगर सैम्पलिंग ही 4 बच्चों की है, उसमें क्या निकालूंगा? मुझे तो पता ही है 4 चिट में, तो वो अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। हेडिंग डालिए, फर्स्ट लिखिए डीमेरिट्स में, अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। लिखिए क्या लिख रहे हैं इसमें, इफ द सैंपल इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज देन इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जो मेरिट थी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन की, वो डीमेरिट में भी बन जाएगी अगर पॉपुलेशन लार्ज नहीं है इतनी तो, राइट? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड लिखिए, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत लार्ज होगी जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सो उनके लिए एक फ्रेम बनाना इतना बड़ा थोड़ा सा टफ हो सकता है, राइट? सो लिखिए इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, द सिलेक्शन ऑफ अ रैंडम सैंपल requires the preparation of sampling frame which may be difficult for a large or an infinite population। अगर population बहुत बड़ी है तो उनके लिए एक फ्रेम बनाना बहुत difficult हो सकता है, right? और टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है ये बहुत, तो वो भी आप डाल सकते हो डीमेरिट्स में। लिखिए टाइम कंज्यूमिंग। इसमें क्या लिख रहे हैं, लिखिए द नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स, द नंबरिंग ऑफ the population units and the preparation of the slips is quite time consuming and uneconomical, especially when population is large, right? because सबके स्लिप पे नाम लिखना, नंबरिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, और स्पेशली पैसा भी लगा सकता है आपका। इकोनॉमिकल इतना नहीं है, बिकॉज इतना टाइम लगेगा तो डेफिनेटली लेबर तो लगेगी, राइट? तो पॉपुलेशन बहुत लार्ज होगी। ओके, तो ये तो सारी कहानी थी किसकी? सिंपल वाले की। सो रैंडम सैम्पलिंग में हमने फर्स्ट कवर क्या किया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। कोई भी डाउट होगा इसके लिए हम अलग से क्लास लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच।